ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं हिंदू मुसलमान की। और हिंदू मुसलमान की बात क्यों? जब चुनाव आता है, बात बात पर, हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान खोज ही लिया जाता है और हिंदू मुसलमान का खौफ, वो डर फैलाया जाता है। हिंदू मुसलमान पर डर दिखाओ, वोट पाओ। कोई हिंदू को डरा रहा है, कोई मुसलमान को डरा रहा है। मंशा एक ही, फसल काटिए, वोट की फसल काटिए जहर बोकर। और अब इसकी ताजा मिसाल बीजेपी असम का आधिकारिक हैंडल जो है एक्स का, उस पर एक वीडियो डाला गया। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, एआई का इस्तेमाल होता है। अब वीडियो में यह दिखाया जा रहा है कि भाई ये मुसलमान, ये तो जमीन पर कब्जा करते हैं, ये तो गौ मांस खाते हैं, ये तहमद पहनकर, टोपी पहनकर, दाढ़ी बढ़ाकर बर्बाद कर रहे हैं असम को, और इनसे मुक्ति दिलाएंगे, इनके सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। झारखंड में भी ये कोशिश की गई थी। चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाकर बीजेपी की झारखंड यूनिट को फटकार भी लगाई थी। वो वीडियो हटवा दिया गया था झारखंड चुनाव में। इस बार भी ऐसा ही कर पाएगा, करेगा क्या चुनाव आयोग? ये आने वाला वक्त बताएगा। 2 दिन पहले रात को 9:55 पर यह वीडियो पोस्ट किया जा चुका है, पर ताली एक हाथ से भी नहीं बजती। अभी वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अंतरिम आदेश आया। उसमें 3-4 चीजों पर रोक लगा दी, स्टे दे दिया। तो विपक्ष के नेता आरजेडी के, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के ये बताते घूमे कि देखियो मुसलमान भाइयों, हमने आपको बताया था ये आपके धार्मिक अधिकारों पर दखल देने वाले हैं, हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन हमने आपत्तियां दर्ज कराई थी जेपीसी के सामने भी, अब आपको राहत मिल गई है। तो मुसलमानों में भी डर, एक तरफ हिंदुओं में डर कि ये मुसलमान आकर बस जाएंगे, बस रहे हैं, इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी? असम में 2016 से बीजेपी की सरकार, यानी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार और राज्य में भी डबल इंजन सरकार। घुसपैठ हो रही है तो रोकिए, घुसपैठियों को वापस बाहर भेजिए, जहां से आए थे वहीं भेजिए। इन सब में असदुद्दीन ओवैसी वो एक अलग ही राग अलाप रहे हैं कि ये दोनों ही, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ये डर फैला रहे हैं। एक हिंदुओं में डर फैला रहा है, एक मुसलमानों में डर फैला रहा है, और वोट हासिल किए जा रहे हैं मानो वो दूध के धुले हैं। और असल मुद्दे ऐसे में दर्शकों वो कहां गायब हो जाते हैं? रोजी रोटी के सवाल, रोजगार के सवाल, नौकरी का सवाल, बढ़ती महंगाई का सवाल, आपकी घटती आमदनी का सवाल, ये सब सवाल ही गौण क्या होते जा रहे हैं। और बस वही एक बाइनरी क्रिएट हो गई है हिंदू मुसलमान की। तो आज मैं बात करने वाला हूं हिंदू मुसलमान की, धर्म की, मजहब की, सियासी दुकानदारी। और ऐसी दुकानदारी, ये दुकान 365 दिन खुली रहती है, 24 घंटे। पहले तो चुनाव के समय ही ये दुकान खुलती थी, लेकिन अब बिना नागा ये दुकान जो है ये हमेशा खुली रहती है। इसकी ताजा मिसाल अब देखिए। 2 दिन पहले एक वीडियो आया, असम बीजेपी ने वीडियो जारी किया। पूरा देखिए, ये अनकट वीडियो देखिए, 30 सेकंड का है, गौर से देखिए। तो पहली बात तो ये सत्ताधारी बीजेपी की असम यूनिट का आधिकारिक जो अकाउंट है एक्स पर, उस पर पोस्ट किया गया है। ये कोई कार्यकर्ता, उसकी खुराफात या उसकी दिमाग की उपज नहीं है। और इसमें दिखाया क्या गया है कि मुसलमान गौमांस खाते हैं। ये बात और है कि गौमांस में भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर्स में शुमार हो गया है और 5 बड़ी कंपनियों में उनके डायरेक्टर्स के नाम देखेंगे ज़्यादातर हिंदू हैं।
ज्यादातर, गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, इनको तहमद पहने हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए, जमीन पर कब्जा करते हुए, गैर कानूनी कब्जा करते हुए, तादाद बढ़ाते हुए वो दिखाया जा रहा है। और अंत में कहा जा रहा है हम पाईजान के इस सपने को सच नहीं होने दे सकते, यानी कि ये पाकिस्तानी है दरअसल। और इसमें गौरव गोगोई और राहुल गांधी, उन्हें भी पाकिस्तानी ही करार दिया गया है। अब 2024 नवंबर, पिछले साल की बात है, झारखंड में भी ऐसा ही एक वीडियो जारी किया था बीजेपी ने। मतलब एक आदत है चुनाव के दौरान इस तरह के वीडियो पोस्ट करने की, जिसमें मुस्लिम शरणार्थियों को घर कब्जा करते हुए दिखाया गया था। और तुलना असम से अब की जा रही है इसकी। उस वक्त चुनाव आयोग ने क्या किया, इस विज्ञापन को, ऐसे पोस्ट को सांप्रदायिक, कम्युनल, दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण और भ्रामक बताया था और इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना था। लेकिन अभी वहां तो आचार संहिता लगी नहीं है, तो चुनाव आयोग तब भी संज्ञान लेगा या नहीं लेगा, या कोई एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये सीधे सीधे समाज को बांटने की कोशिश है और इसका असर बिहार में भी दिखने वाला है। अब बिहार की बात आती है तो अभी 12 सितंबर गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में थे और वहां पर क्या कहा कि मुसलमानों को हर योजना का लाभ दिया गया लेकिन वो वोट नहीं करते, ऐसे लोगों को हराम, नमक हराम कहा जाता है। जिसकी मदद करो और बेईमान हो जाए तो वो नमक हराम है। ये राजा हैं आज के, ये देते हैं ये लाभ, ये अपनी जेब से हमें पैसा देते हैं, या हमारे पैसे पर ये ऐंठते हुए रौब में घूमते हैं, चुना हमने है। पर इसमें दरअसल वो सामंती मानसिकता को तो छोड़िए, उस पर तो मैंने एक कार्यक्रम किया ही था। एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष को लेकर सोच क्या है, और मानो कि उनकी जरूरत ही नहीं, उनके वोट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करना, जैसा ना विधानसभा में ना लोकसभा में कोई मुस्लिम उम्मीदवार तो उतारा नहीं बीजेपी ने। अब ये असम से कैसे जुड़ता है? असम में 126 विधायकों की विधानसभा है। वहां पर आज की तारीख में 31 मुस्लिम विधायक हैं। 31, बड़ा हल्ला काटा जाता है, अरे भाई इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, तादाद बढ़ती जा रही है। विधायक 126 में से 31 हैं और इसमें एनडीए का एक भी मुस्लिम एमएलए नहीं है। बीजेपी वहां पर 2016 से सत्ता पर काबिज है। 8 उम्मीदवार उतारे भी थे पिछली दफा 2021 में, लेकिन एक भी नहीं जीता। तो अब ऐसा विज्ञापन तो आएगा फिर। मतलब एक बात साफ है, मुसलमानों की जरूरत नहीं, तो एक बड़ा तबका, उसके प्रतिनिधित्व की भी कोई जरूरत नहीं। पर यह कहानी आधी अधूरी रह जाएगी अगर दूसरे पक्ष की भी बात सामने ना रखी जाए। अब वक्फ कानून में कुछ प्रावधानों पर स्टे लगाया, अंतरिम आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का। 15 सितंबर को वो आदेश आया था, 2 दिन पहले। तो उसमें विपक्ष ने ताल ठोकी कि जी, जैसे राजीव राय लोकसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, सरकार एक्सपोज हो गई है, जो सबसे खतरनाक बातें कानून में थी उन पर कोर्ट ने रोक लगा दी। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कह रहे हैं अंतरिम फैसले से जाहिर है कि कोर्ट ने कानून को लाने के पीछे सरकार की साजिश और मंशा को समझा है कि देखिए हम आपके लिए लड़े मुसलमानों भाइयों, तो हमें वोट दे दो। तो ये मुसलमानों को डरा रहे हैं कि देखिए सरकार सारे हक ले लेगी। उधर हिंदुओं को बीजेपी डरा रही है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं
कि ये दोनों ही डरा रहे हैं, मानो वो बिल्कुल दूध के धुले हैं। वो कह रहे हैं ये वक्फ कानून, ये जो भी स्टेज 2 लगा है, ये तो अंतरिम आदेश है, जो सरकार चाहेगी वैसा ही होगा और इसमें मट्टी पलीद होने वाली है मुसलमानों की। वो अपने उस वोट बैंक को छोड़ने को तैयार नहीं। भाई विपक्ष को सिर्फ मुसलमान वोट बैंक की दरकार नहीं है, पर इसमें जो असल मुद्दे हैं वो कहां चले जाते हैं, उस पर आऊं। उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, और शाहनवाज हुसैन, कहने को मुस्लिम चेहरा, उनको टिकट नहीं मिलता आजकल। मंत्री भी बनाए गए फिर हटा दिए गए बिहार सरकार में, और सांसदी का तो टिकट ही नहीं मिलता, वरना वो देश में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री होने का वो सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। सुनिए तीनों क्या कह रहे हैं। मुझे इस बात का डर है कि बीजेपी इस इंटरिम ऑर्डर के जरिए इंटरिम पीरियड में क्या क्या नहीं करेगी, देख लेना आप। संभल की मस्जिद का इशू उठेगा फिर से। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। देश बचाना है तो भाजपा हटाओ, भाईचारा बचाना है तो भाजपा हटाओ, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए अच्छाई के लिए, ये बुराई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई के जमाने में, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में, क्योंकि सोशल मीडिया का इमोशन हमारे इमोशन को कहीं ना कहीं बदल रहा है, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। तब जब भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े पैमाने पे पेड लोग हैं। देखिए, घुसपैठियों का कोई स्थान नहीं, आसाम हो या बिहार हो या बंगाल हो। हमारे यहाँ इतनी बड़ी तादाद में खुद ही मुस्लिम भाई रहते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको अनाज देना पड़ता है। बहुत से हिंदू भाई हैं जिनको अनाज देना पड़ता है। अब ये भारत कोई धर्मशाला थोड़ी है जो कोई आके यहाँ रहेगा। जो घुसपैठिए हैं उनको अपने देश जाना होगा, ये मोदी की गारंटी है। और हम लोग कई को भेज भी चुके हैं, जैसे चला था ना चुपचाप कमल छाप, ऐसे चुपचाप कई घुसपैठिए पैक करके हम लोग बांग्लादेश भेज भी रहे हैं। तो भाई पिछले 11 सालों में गारंटी का किया क्या? बिल्कुल सही कहा शाहनवाज हुसैन कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। तो सरकार आपकी, असम में डबल इंजन सरकार आपकी, बिहार में डबल इंजन सरकार आपकी। ये घुसपैठिए आ कैसे रहे हैं? इनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? या ये चुनाव के वक्त ही याद आता है? और कितने घुसपैठिए चिन्हित करके डिपोर्ट किए जाते हैं। भाई बांग्लादेश वापस लेने को भी तो तैयार हो, वरना उनके लिए डिटेंशन सेंटर्स या जगह बनानी पड़ेंगी, और वहां पर भी उनको अनाज देना पड़ेगा, उनको खाना देना पड़ेगा, रहने के लिए कपड़े देने पड़ेंगे, सामान देने पड़ेंगे। और 150-200 लोग हर साल आप प्रत्यर्पित करते हैं, डिपोर्ट करते हैं, एक्स्ट्राडाइट करते हैं, और वैसे बताते हैं करोड़ों रह रहे हैं। अब यहां पर चुनावी खेल को भी जोड़ दूं। वैसे अब ये बिना नागा 24 घंटे 365 दिन ये मजहब की दुकान खुल चुकी है, यही नैरेटिव रह गया है। रोजगारी कोई समस्या ही नहीं है, सबको नौकरी मिल गई भाई। वो 2500 एसआई के आवेदन आए तो 16 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, मिल जाएगी सबको। वो संविदा कर्मी वो डंडे खाते घूम रहे हैं, 7480 की नौकरी छीन ली गई, उनको नियमित नहीं किया गया। पहले कह रहे थे 60 साल तक नियमित कर देंगे। दरअसल हकीकत क्या है कि 2024 में वो चुनावी साल था, लोकसभा चुनाव का साल, पिछला साल, 1165 नफरती भाषण दिए गए, जिनमें से 1147 98% मुसलमानों के खिलाफ थे। 98%। अब ये टेम्पलेट बन गया है क्या? ये खाका खिंच गया है क्या चुनाव का? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। हिंदू मुस्लिम कर डराओ, वोट पाओ, और वोट की चोट किसके मन में खोट? सवाल तो असली यहां पर अटका हुआ है। चर्चा में मेरे साथ सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी सभी लोग हैं। महेश वर्मा
बीजेपी की तरफ से। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के अतुल लोंडे पाटिल। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उनका मैंने जिक्र किया था, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार। वरिष्ठ पत्रकार और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, आशुतोष मेरे साथ हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। मनोज झा आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ एक दो और खास मेहमान अभी आगे इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। लेकिन महेश वर्मा, पहले ये जो वीडियो जारी किया है, और ये वीडियो चलाइएगा जरा PCR, बीजेपी असम यूनिट ने, अच्छा वीडियो है ये, है? देश को बहुत अच्छा संदेश दिया जा रहा है। देखिए संदीप भाई, जिस देश में प्रामाणिक रूप से व्यवहार में आज की डेट में देश में सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास, ये प्रामाणिक रूप से व्यवहार में आज जिनके कार्यकाल में ये देश जो है एक ऐसा वातावरण तैयार किया, वहाँ पे आज की डेट में इस तरह के वीडियो को डाल के अगर ये कहा जा रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका आज जन्मदिन है, जिसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सबने आज उनके नारे कोई नहीं मान रही, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इकाई, तो ये असम की इकाई प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास नहीं मान रहे। संदीप जी, एक वीडियो के जरिए पूरे देश में एक संदेश पैदा किया जा रहा है। उस रुझान को, जो मुस्लिमों का एक रुझान भारतीय जनता पार्टी के, वीडियो आप जारी करें, सुनिए, वीडियो दूसरे पर लगाएं, किसने किया? सुनिए, वीडियो का आशय ये बिल्कुल नहीं है क्या है कि देश में कोई जो है मुसलमान तबका को या अल्पसंख्यक कैसे दिखाया जा रहा है कि गौ मांस खाते हैं, तहमद पहनते हैं, जिन ये लोगों जमीन पर कब्जा करते हैं। आपने 1971 से जो आसाम का दंश है वो आपने नहीं झेला, हमने नहीं झेला। अच्छा, जिस प्रकार से वहाँ बांग्लादेशी 2016 से आपकी सरकार है कि नहीं है वहां पर? बिल्कुल है। तो और क्या किया उसी का अगर उसका इस तरह से अगर कहीं खिलाफत हो रही है, अगर कोई चीज़ ऐसे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक माहौल ऐसा तैयार किया जा रहा है देश के कोने में। याद करिए कि CA के नाम पर इस देश में शर्जील इस्लाम और उमर पता नहीं कौन कौन थे जिनका समर्थन करते हुए कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे थे, जो देश को टुकड़े करने का काम कर रहे थे। आसाम से चिकन नेक के ऊपर जो है खत्म करने की बात कर रहे हैं। CAA का जिक्र किया महेश भाई, NRC केंद्र सरकार ने तो करा ही नहीं। SIR के जरिए चोर दरवाजे से चुनाव आयोग वो काम करता दिखा बिहार में, लेकिन उससे पहले NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, वो तैयार किया था असम सरकार ने, किया था। हाँ या ना? पहले तो सबसे पहले आपत्ति इस बात पे है कि आप चोर दरवाजा जो चोर दरवाजा सीधा आपत्ति करते सुप्रीम कोर्ट ने जो सच्चाई है वो तो ठोक लगाई है, या तो कहिए कि सुप्रीम कोर्ट चोर है। आप चोर दरवाजे की बात मत करिए। सुप्रीम कोर्ट कैसे चोर है? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं SIR की बात कर रहा हूं। SIR के ऊपर मोहर किसने लगाई? को मेरे मुंह में मत डालिए। SIR के जरिए चोर दरवाजे से NRC लागू करने की कोशिश की है चुनाव आयोग ने। मैं कह रहा हूं कि देश में NRC लागू करने का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का है असम में, ये किसी सरकार का नहीं है। जारी क्यों नहीं किया? आप किसको वो रजिस्टर को लेकर छुप क्यों गए? इस तरह से बात कह के रजिस्टर को लेकर छुप क्यों गए? क्योंकि आप उनको जो देश में मुसलमानों को गुमराह करते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। दिक्कत आपकी ये है, चिल्लाने की बात नहीं है। 1 मिनट हटाइए महेश वर्मा को स्क्रीन से, क्योंकि यहां जानकारी जरूरी है। और जानकारी क्या है? NRC जब कराई असम सरकार ने तो तादाद ज्यादा निकली घुसपैठियों में हिंदुओं की। गलत बोल रहा हूं तो बताइए भाई। घुसपैठ इसीलिए दबा दिया गया वो रजिस्टर। घुसपैठ किसी भी तरह का है था ना, बंगाली हिंदुओं का घुसपैठ ज्यादा थी। 16 लाख बंगाली हिंदू निकले, 6 लाख
नहीं 3.5 मुसलमान निकले। नहीं 3.5 करोड़ याद करिए, अब इंदिरा यहाँ जी ने पर 3.5 जबान पर करोड़ ताले लग गए बांग्लादेशी ना। नहीं संग्रह ताले लग गए ना। अरे फिर वही बात, हाँ, बिना मतलब के आप बिना मतलब किसी की चीज- बात नहीं, करता नहीं, हूं मैं। आप जिन मुद्दों पे आज डिस्कशन करना चाह रहे हैं, उसी कि मुद्दे हिंदू पर तो आ मुसलमान रहा करने की हूं। परंपरा कहां से शुरू हुई? अभी आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। सरकार के पिछले नाम साल पर कितने घुसपैठिए वापस सर, बांग्लादेश आपने- भेजे गए? आपने अपने सवाल बताइए और ना मुद्दों प्लीज, को आंकड़ा आप आंकड़े खुद पे बात डिबेट कर करते दिए। हैं। ना इधर उधर की नहीं बात। सवाल कुछ ये और था, बताइए पहुंच बांग्लादेश कहीं और गए में आप। कितने घुसपैठिए पिछले साल भारत सरकार ने वापस भेजे? बताइए सर मैं इस बताइए आंकड़े- ना प्लीज। मैं सर जो आपके यहां से मुझे बताया गया है उन मुद्दों पे जरूर बात करूंगा। आप हिंदू अरे मुसलमान वही तो कर राजनीति रहा हूं। नहीं हिंदू मुसलमान की घुसपैठियों पर राजनीति अभी आपने कहा, की सच्चाई अगर समझना है, घुसपैठियों आप पर अपने बड़ी दर्शकों को समस्या है वंचित ना। नहीं करना चाहते कितने हैं घुसपैठिए तो आप बांग्लादेश हमारी भी बात भेजे सुन गए? लीजिए। अगर सवाल दागते हैं कितने तो जवाब भी घुसपैठिए पिछले सुनिए। साल बांग्लादेश भेजे गए? दर्शकों तीसरी बार पूछ रहा हूं सवाल। सर मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल भेजे गए, क्यों नहीं कितने? भेजे जाएंगे? जो घुसपैठ कितने? करते हैं कितने? सर आप ये सरकार से डाटा लेने कितने? के बाद ही बताया जाएगा। आपके यहाँ कितने हवा में नहीं बात घुसपैठिए हैं करेंगे भारत हम। में? हवा हवाई वाली कितने बात नहीं घुसपैठिए? करेंगे। सब जो हवा हवाई मुंह में बातें आएगा आप वो कर नहीं रहे हैं। बकेंगे, उसी जो की मुंह में पोल आएगा खोल वही रहा बक के निकल जाए। उसी की ये पोल काम खोल नहीं रहा होगा। हूं। 415 घुसपैठिए वापस अरे भेजे गए पिछली बार। आप 415 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जितने भी हैं घुसपैठियों का जो कोई भी ताजा आंकड़ा या वो सरकार के भेजे गए पास या वो भेजे नहीं जाएंगे। है। आरटीआई में जवाब की हमारे पास कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है कितने घुसपैठिए हैं। सर मैं फिर से कह रहा हूं कि देश में घुसपैठ की समस्या जो है आज की नहीं है। 1971 में तो ऑफिशियली श्रीमती इंदिरा गांधी ने 3.5 करोड़ लोगों को लाके बसा दिया और उनको सारी सुख सुविधा दे दी। ना नेहरू जिम्मेदार थे। आपने क्या किया पिछले 10 साल से 11 साल? बिल्कुल ये आपने, बताइए ना। हमने तो हो गए आप हमने पुरानी तो बातों का हिसाब तो हो गया भाई। तीसरी बार सरकार बनवा दी आप आपकी सुनिए, जनता ने। आप सुनने का, अगर मुझे आप बोलने का मौका दीजिएगा तो हम हाँ, जरूर बोलिए बताएंगे ना। आपको। हाँ, हमने बताइए। जो 10 साल में जो एक वातावरण तैयार किया वही मैं बताने जा रहा हूं। हमने किस मुस्लिम का, किस मुसलमान का जो है सुविधा को रोका। कितने घुसपैठिए वापस हमने भेजे? 3 तलाक के नाम पर कितने हमने जो घुसपैठिए मुस्लिम हैं? बहनों को एक दिल्ली राहत चुनाव दी। से पहले घुसपैठिए सबसे बड़ा मुद्दा था। कितने दिल्ली में सर शनाख्त सीए, किए, सर पहचान की मैं फिर घुसपैठियों कह रहा हूं की? उसके ऊपर चिक्कम चिल्लम किस तरह से हुआ। आम आदमी पार्टी का याद करिए कि उन लोगों ने एक यहाँ जो है रोहिंग्या का पूरा आंकड़ा आप ना दें, आप जारी करें वीडियो और बताएं कि भाई खुराफात कोई और कर रहा है। मनोज झा कुछ बात, एक सेकंड मनोज झा, कोई बात समझ में आई? सिर्फ मनोज झा स्क्रीन पर, सिर्फ मनोज झा स्क्रीन पर। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि 2 चीजें आज एक साथ हुई। आज प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, उनको बहुत शुभकामनाएं। लेकिन कल मध्य रात्रि को ये वीडियो आया, शायद उनको जन्मदिन के दिन तोहफे के रूप में असम बीजेपी ने पेश किया होगा, मुझे उसमें नहीं जाना है। लेकिन आपके शो में इनविटेशन के साथ मैंने एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक के लिए एक लेख लिखा, एक राजनेता के रूप में नहीं, एक सांसद के रूप में नहीं, एक छात्र, एक शिक्षक, एक नागरिक के रूप में। मैं बहुत क्षोभ में हूं। चुनाव में जो कुछ भी हो, ये देश हमेशा डर, खौफ और गृह युद्ध की आशंका में इसको रखने की कोशिश कौन कर रहा है? डॉग विसिल पॉलिटिक्स क्यों हमारा नजरिया बनता जा रहा है? डॉग विसिल पर महेश जी को मैं सुन रहा था, उनकी मजबूरियां रही होंगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। उन्हें सर्जिल का पूरा नाम नहीं पता, उसका नाम है सर्जिल इमाम, अ ब्रिलियंट बॉय। उमर खालिद, मिरान हैदर, बेल नहीं दे रही अदालत। अदालत बेल देने को तैयार नहीं है। आप ब्रिलियंट बॉय कह रहे हैं। आपकी न्यायिक व्यवस्था में भरोसा नहीं है। अदालत क्यों नहीं दे रही बेल? बेल नॉट जेल इज द नॉर्म पर वो नहीं दे रहे। अदालत को लेकर के तो मैं पहली टिप्पणी करूंगा, जहां अदालतों में सील्ड कवर प्रोमिनेंट हो जाए, जहां अदालतें एक उद्योगपति के संबंधित वीडियो टेक डाउन करने का आदेश दे दे, जहां अदालतें पीएम की माताजी पे जो शोभनीय टिप्पणी हुई, हम में से कोई उसके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, ना राहुल जी, ना तेजस्वी जी, एक अस्थिर दिमाग के व्यक्ति ने किया। लेकिन उन अदालतों को क्यों नहीं दिखा? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, अदालतों का ये कॉकआइड व्यू नहीं होना चाहिए। बहरहाल उसमें मैं नहीं जाना चाहता। घुसपैठिया और ये आसाम का ट्वीट, मैंने आज आपसे कहा कि क्षोभ में, दुख में, उदासी में एक लेख लिखा है। कैथारसिस थी मेरी,
मैं अपने मुल्क को देख रहा हूं, बर्बाद हो रहा है, उसमें क्षण आपका क्षण पुट नहीं है, खत्म हो रहा है मेरा आप भी देश। तो साथ में योगदान दे रहे हैं मनोज भाई। कड़वी कौन बात सा मैं कह रहा योगदान? हूं। मैं संदीप जी, आपको एक बताता हूं ना, उदाहरण मैं दो। आपको बताता हूं ना, अभी वक्फ कानून संशोधन कानून में जो 2-3 जगह स्टे लगा, आप इस तरह से पेश कर रहे हैं कि जैसे ये आपकी लड़ाई थी। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि आप लोग डर पैदा करते हैं मुसलमानों में, आप मुसलमानों को डरा रहे हैं जैसे बीजेपी हिंदुओं को डरा रही है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? संदीप भाई, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, डोंट एट्रीब्यूट वर्ड्स इनटू माय माउथ। मैं नहीं चाहता हूं, मैं अपने दल का स्पोक्स पर्सन हूं और इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया का स्पोक्स पर्सन हूं, और मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा कोई बयान, मेरे दल के नेता का बयान एक दिखा दो। मेरा नेता यात्रा कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, बेटर हेल्थ केयर की बात कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहा है, और प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? घुसपैठिया। अरे साहब, अगर एक घुसपैठिया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, प्लीज रिजाइन ऑन योर बर्थडे, आस्क योर होम मिनिस्टर टू रिजाइन। क्या डॉग विस्लिंग कर रहे हो भाई? आओ चुनावी मुद्दे पर लड़ो। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज नॉट कंट्रोल्ड बाय तेजस्वी यादव। पर 1971 में कमाल की बात असम कर में रहे हिंदू हैं। मुसलमान जनसंख्या देखें, 1971 में 71% हिंदू और 24% मुसलमान थे। 2011 में ये 61% रह गए हिंदू और 34% हो गए मुसलमान। ये चिंता का सबब नहीं होना चाहिए क्या? नहीं संदीप जी, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सोशल वर्क, आई टीच सोशल वर्क। डेमोग्राफी को गिरिराज सिंह जी जैसे लोगों से मुक्त करिए। डेमोग्राफी बहुत गंभीर विषय है। डिकेडल रेट ऑफ डिक्लाइन, डिकेडल रेट ऑफ ग्रोथ, इस पर गंभीर और गहन चिंतन की जरूरत है। ये नहीं कि झटका हलाल हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान की तरह आकर के कोई कुछ बोल के निकल जाए। आप अलग अलग इलाकों में देखिए, शिक्षा के साथ डेमोग्राफी का क्या रिश्ता है। और मैं बार बार, मैं अपनी क्लासरूम में बोलता हूं कि अगर आपको देखना है डेमोग्राफी का ट्रेंड, तो क्लास में देखिए, रिलीजियस कैटेगरी में ना देखिए। डाउन द स्पाइरल व्हेन यू गो, एजुकेशन डाउन होगी, इकोनॉमिक कंडीशन डाउन है, उसका डेमोग्राफी में अलग ट्रेंड है। लेकिन हाँ, आज की डेट में मेरे देश में गंभीर चर्चा का वक्त नहीं है। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को पता है, द मोर डॉग विसिल यू डू, आप जितना डॉग विस्लिंग करेंगे आपकी तरक्की का रास्ता खुलेगा। सर, आज आपके माध्यम से वार्न कर रहा हूं, आई मे नॉट बी देयर टुमारो, लेकिन ये देश इस तरह की आशंकाओं, डर के बीच में, जहां घुसपैठिया शब्द के माध्यम से आप अपनी एक बड़ी आबादी को डेमोनाइज करते हैं, हम में से कोई चैन से नहीं रहेगा, हम में से कोई महफूज नहीं रहेगा, हम में से कोई सुकून से तो भारत वही की मजहब तरक्की की के सियासी सपने नहीं दुकानदारी देख आप सकते। भी करने लगते हैं ना। भारत कोई धर्मशाला थोड़ा है कि घुसपैठिए आकर बैठ जाएं। सर, वो ये राजनीति भारत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर ये वो एक मैं समस्या सुन रहा को था, हम वो क्या नजरअंदाज कर दें? संदीप जी, भारत तो हमेशा बाहें फैलाए। मैं तो कहूंगा वैदिक काल से देख लीजिए ना संदीप जी, इतिहास की जिनको समझ है, जिनका इतिहास 2014 से शुरू नहीं हुआ है, उनका पता है, उनको पता है कि हिंदुस्तान क्या है भाई। काफिले आते गए, कारवां बनता गया। हिंदुस्तान कारवां है भाई। जो कोई इस महासागर को तालाब बना रहा है ना, वो हिंदुस्तान से नफरत करता है, वो असल एंटी नेशनल है। पर आप फिर बपौती उसके गले में बनकर तमगा लगाइए, आप I am मुस्लिम anti-national। वोट को अपनी बपौती समझकर उसको सहेजते रहते हैं। उसमें उद्धार कहाँ हुआ? मुसलमान आज भी सबसे पिछड़ा हुआ है, इस बात को तो आप मानेंगे। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। मुसलमान आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन उसके पीछे की 12 वर्षों की राजनीति भी देखिए। मुसलमान शब्द आते ही भाजपा को लगता ऑक्सीजन मिल गया। अभी आसाम वाला जो वो जो उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पर, मैं बता रहा हूं, दुनिया में क्या सोच रहे होंगे लोग मेरे देश के बारे में। मेरी चिंता अपने देश के अलावा दुनिया के देशों के लिए भी है। वो सोचते होंगे, देखो ये गांधी का देश है, ये नेहरू का देश है, ये आजाद का देश है, ये सुभाष बाबू का, अंबेडकर का देश है। इसको क्या बना के रख दिया भाई, बौनी समझ के लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज झा, आप जुड़े। क्या हमारे साथ जुड़ गए हैं अरुण भारती, पीसीआर?
अरुण भारती भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के लोकसभा सांसद हैं। लेकिन अतुल लौंडे पाटिल, इस बात से तो इनकार आप नहीं करेंगे, एक वोट बैंक आपने सहेज के रखा, मुसलमान परस्ती, वो छद्म धर्मनिरपेक्षवाद जो आरोप लगाती है उसे आप उसको नकारेंगे, लेकिन मुसलमानों का वोट बैंक तो बनाए रखा, लेकिन उनका सुधार कभी नहीं किया। देखिए, अभी मनोज झा जी जो डिकेडेंट डेमोग्राफिक ग्रोथ और डिकेडेंट डेमोग्राफिक डिक्लाइन की जो बात कर रहे थे, उसमें एक सोशल एंगल भी होता है। देते हो क्या नौकरी? देते हो नौकरी? करने देते हो? बस्तियां अलग अलग बना के रखी है दलितों की, मुसलमानों की, और उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाए तो उसे अगर तुष्टिकरण कहा जाए, तो हज को अगर 700 करोड़ की सब्सिडी दी जाए तो महाकुंभ को भी 3-3 हजार करोड़ की सब्सिडी देती है, तो उसे तुष्टिकरण कहा जाए। और हम नहीं कह सकते क्योंकि हिंदू मुसलमान नहीं चाहते हैं तो हम गलत ठहराए जाते हैं। अभी आपने कहा घुसपैठिए घुसपैठिए, ये नरेंद्र मोदी जी का वीडियो दिखाओ क्या आपको? मैं कह रहे थे कि सीमाओं पे कंट्रोल हम राज्यों का नहीं होता है, देश का होता है, प्रधानमंत्री जी का होता है, बड़े बड़े आंकड़े दे रहे थे। हमारे वक्त 82,728 घुसपैठिए बाहर निकले, इनके वक्त 5-6 हजार भी नहीं निकले। ऑपरेशन पुशबैक का क्या हुआ? डालो आरटीआई, नहीं मिलता है फिगर, जीडीपी का फिगर झूठ मिलता है। और 2014 के पहले की राजनीति जो भ्रष्टाचार के ऊपर बात होती थी, रोजगार के ऊपर बात होती थी, ग्रोथ के ऊपर बात होती थी, फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात होती थी, हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर बात होती थी, आरटीए के ऊपर बात होती थी, गलत गलत झूठे आरोप इन लोगों ने किए थे। और 2014 में सत्ता के अनुसार कौन क्या खाएगा कौन क्या नहीं खाएगा कपड़ों से हम पहचान लेते, 80-20 बटेंगे तो कटेंगे। ये राजनीति किसने की है संदीप जी? कौन बड़ा नेता, कौन इस देश में तो आज वही तक? तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये कोई संयोग है कि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर, जी मुस्लिम यादव, हम तेजस्वी यादव की बात करें MY फैक्टर, हम TMC में जाते हैं, विपक्ष का इतना स्नेह इतना प्यार एक समुदाय विशेष की तरफ क्यों जाता दिखाई देता है? देखिए संदीप जी, मैं नागपुर में रहता हूं, इनको 100 साल हो रहे अभी। ये 100 साल में कभी आरएसएस ने एम्प्लॉयमेंट पे पेपर निकाला क्या? कभी आरएसएस ने हेल्थ पर पेपर निकाला क्या? कभी आरएसएस ने इस देश के ओवरऑल ग्रोथ पे, विमेन सिक्योरिटी पे निकाला क्या पेपर? कभी कभी बात की है क्या? केवल हिंदू और मुसलमान, इनकी जो शाखाएं लगती है ना शाम को और सुबह, वो शाखा में मुस्लिम द्वेष सिखाया जाता है। और हम द्वेष नहीं सिखाने की बात करते, इसका मतलब हम तुष्टिकरण करते, ऐसा नहीं है। जो 80% को लेकर उसके पता है कि भाई तुष्टिकरण तो हो ही रहा होगा। इतनी आबादी कैसे लगातार बढ़ती जा रही है मुसलमानों की? असम में 2016 से पहले लगातार आपकी सरकारें रही हैं, 80 के दशक को छोड़ दें तो। संदीप जी, मेरे ख्याल से आपने मनोज झा जी का ठीक से सुना नहीं है। आप क्लासरूम में डेमोग्राफी देखिए, आप राज्यों में मत देखिए। आप जाइए पुणे यूनिवर्सिटी में, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में, आप आइए नागपुर यूनिवर्सिटी में, आप आइए मुंबई यूनिवर्सिटी में, आप जाइए दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में और देखिए वहां पर कि किस तरह की डेमोग्राफी क्या है और कौन सीखने के लिए कितना बाहर जा रहा है और कितना आ रहा है। अब रही बात, तो मैं आपको आंकड़ा बता दूं, ये देश जब आजाद हुआ ना तो विभाजन हुआ, 40 करोड़ में से 8 करोड़ उधर चले गए, 32 करोड़ रहे। 8 करोड़ जो थे वो मुसलमान थे, 24 करोड़ हिंदू थे। आज हिंदू 102 करोड़ के ऊपर है और 18 से 20 करोड़ मुसलमान है। तो ये जो फिगर है ना, ये झूठ बताना, फिर बांग्लादेश के साइड में हिंदू ज्यादा थे, वेस्टर्न पाकिस्तान में हिंदू कम थे, मुसलमान ज्यादा थे, तो उनको काट डाला गया। इस तरह की जो बातें, इस तरह का जो फिगर दिखाते हैं ना, ये अपने सहूलियत से स्टैटिस्टिक्स रखते हैं, ये सच नहीं है। इस देश की सच्चाई जो है वो ये है कि गांधी ने कहा था, मैं अगर जिंदा रहूंगा तो मैं यहाँ मुसलमान की बात करूंगा क्योंकि वो माइनॉरिटी है, और मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, उसके पहले मार दिया गया उनको। उन्होंने कहा कि मैं वहां जाकर हिंदू की बात करूंगा, क्योंकि बात किसकी करनी है? जिसको आगे लाना है, जिसको मुख्य धारा के प्रवाह में लाना है, जिसे तुष्टिकरण कह कर हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाकर ये पार्टी सत्ता में आना चाहती है। इससे कोई तो नफरत तो फैल रही है, ये 24 घंटे 365 दिन चलने वाली दुकान बन गई है। अरुण भारती एलजेपी रामविलास पासवान गुट के लोकसभा सांसद हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, ये मैंने दूसरा सवाल जो पूछ रहा हूं, वोट की चोट किसके मन में खोट, ये वोट की चोट पहुंचाने की कोशिश हिंदू मुसलमान इसीलिए हो रहा है ना, पर खोट किसके मन में है, फायदा किसे हो रहा है? ये कोई सद्भावना से किया जा रहा है ये हिंदू मुसलमान का खेल? संदीप भाई, मुझे लगता है कि खोट यहां पर कांग्रेस के मन में है, क्योंकि हर किसी का जो नजरिया इस वीडियो के पोस्ट को देखने का, वो मेरी समझ से बाहर है। आप इस पूरे वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने
पूरे मुस्लिम समाज को वोट बैंक बनाकर सबसे ज्यादा अच्छा, पिछड़ा रखने का कांग्रेस काम की किया है। गलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस मैंने ने भी किया गौर से, है। एक सेकंड अरुण भाई, मैंने भी बड़ी गौर जी। से देखा है ये वीडियो। मुसलमानों को दिखाया जा रहा है गौ मांस खाने वाले 5 सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स, और हम तो सबसे संदीप भाई, बड़े आपको कैसे पता है सबसे कि बड़े जो मांस निर्यातक खाता बन है गए वो हैं। मांस है? आप, अरे लिखा हुआ है उसमें वीडियो में, आपने देखा नहीं इसका मतलब वीडियो ढंग से अरुण भाई, उसमें लिखा हुआ है। और सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स जो 5 बड़ी कंपनियां, उसके डायरेक्टर्स कौन है? अगर उसमें अधिकांश हिंदू नहीं है तो बता दीजिए मुझे, करेक्ट मी। संदीप भाई, इसमें वीडियो में जो मुझे दिख रहा है, हर किसी का अपना अलग इंटरप्रिटेशन होता है। मैं समाज के उस तबके से आता हूं जिसको बहुत समय बाद समाज में प्रासंगिकता मिली है, और मुझे जो वीडियो में दिख रहा है, मैं ये देख देखिए, ये रहा हूं पहला कि ही, किस ये तरह से देखिए वो जो मांस काट रहा है, पहली ही शॉट। इस वीडियो में जो मुझे दिख रहा है कि किस तरह से जो पिछड़े मुसलमान, कांग्रेस ने पिछड़े रखा है मुसलमानों को, उसको अगर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। मुख्य धारा में आ रहे हैं 126 में से 31 मुस्लिम विधायक, सारे विपक्ष के, बीजेपी का एक भी नहीं, एक भी लोकसभा के उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता बीजेपी की तरफ से। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हमारी पार्टी ने तो सांसद बनाया था। आपकी पार्टी ने बनाया, बीजेपी ने बनाया क्या? नमक हराम मैं बता तो रहे हैं अपनी गिरिराज बात सिंह, करूंगा बताया ना संदीप अभी भाई, एक हफ्ते हमारी पहले, पार्टी ने 5 दिन पहले की बात है, आप ही के बिहार में बेगूसराय में नमक हराम बता डाला केंद्रीय मंत्री ने मुसलमानों को। इस बारे में आपको याद होगा संदीप भाई, हम लोगों ने बात की थी और मैंने कहा था इस देश का कोई भी नागरिक नमक हराम नहीं है, सारे नागरिक नमक हलाल है, क्योंकि हर कोई टैक्स देता है, चाहे इनडायरेक्टली देता है, जीएसटी देता नहीं, अब है। मुसलमानों को घुसपैठिया बताया जा रहा है, रोज रोज घुसपैठिया। किसकी जिम्मेदारी है अरुण भाई, ये बताइए, आप तो लोकसभा सांसद हैं, किसकी जिम्मेदारी है घुसपैठ को रोकना? इससे पहले अपने लोकसभा, ये राज्यसभा के बड़े जो बड़े भाई लगेंगे और राज्यसभा के सदस्य हैं, मैं उनकी बातों को सुन रहा था, सुनकर लगा कि उन्हें इस बात की जरूर फिक्र है कि मुस्लिम समाज आगे कैसे बढ़े। लेकिन यह फिक्र कहां चली जाती है जब 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी अब्दुल बारी सिद्दीकी की याद नहीं आती। 17 महीने भी अगर सत्ता में आते हैं तो उन्हें यह याद नहीं आता कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को, जो इतने उनके पिता तेजस्वी जी के पिता समान है, उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। या 2005 में जब हमारे संस्थापक महोदय ने यह कहा था तो कि वही बिहार बात में हो गई, मुसलमानों को ऊपर मुख्तार लाने के अब्बास लिए नकवी को भी रख ही लेते केंद्रीय मंत्रिमंडल में, या शाहनवाज हुसैन सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनको तो टिकट ही नहीं दिया जाता है। अपने गिरेबान में भी तो झांक लीजिए, या बीजेपी के गिरेबान में। अब मैं तो संदीप भाई, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हो सकता हूं, अपनी पार्टी की बात रखने वाला सांसद हो सकता हूं, और हमारी बात जो है मैं वो करूंगा। जब हमारे बड़े अभी राज्यसभा के सांसद अभी जो अभी बोल रहे थे राजद के, उन्होंने बात की, बहुत अच्छी बात की, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई, उन्होंने वोट बैंक बना करके वोट तो लिया, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई, समान भागीदारी देने की बात आई, तो उन्होंने सिर्फ वोट बैंक बना करके ही रखा। अभी भी अगर आपको वोट नहीं देते मुसलमान तो उनको हिस्सेदारी भी देने की जरूरत नहीं, इसीलिए मंत्री नहीं बनाया जाता। कितने कैबिनेट में मंत्री हैं मुसलमान? नहीं, हमारे मुझे लगता है एनडीए गठबंधन में, आप बिहार में आइए। बिहार नहीं, केंद्र की बात कर रहा हूं ना मैं। जी संदीप भाई, जहां पर जब भी आप देखें, इससे पहले भी जब सरकार बनी थी एनडीए गठबंधन में, शहनवाज भाई, नकवी भाई थे वहां अब पे। तो नहीं है ना हमारे जमा खान, अगर टोपी पहनाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार को, अब तो वो नीतीश कुमार जो कहते थे तिलक भी लगाना होगा, टोपी भी पहननी होगी, टोपी पहनने से इनकार कर रहे हैं। सोहबत का असर हो गया है। आज आपको याद होगा संदीप भाई, हमारे नेता टीका भी लगाते हैं, और जब एक ईद होता है तो उसका हम लोग फेस्टिवल भी मनाते हैं। अभी हम लोग के तो चलिए, आप तो अभी भी अपने विचारधारा पर कायम है, पर विचारधारा भी थोड़ी सी डाइल्यूट हो रही है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भारती। अब असीम वकार, एक सेकंड, असीम वकार, वही वो दूसरा सवाल, वोट की चोट किसके मन में खोट, ये हिंदू मुसलमान करके राजनीतिक खोट कौन कर रहा है? दर्शकों के साथ, यानी कि मतदाता के साथ।
नहीं सर, आपने बहुत देर में मुझे मौका दिया। अभी आपने शुरुआत जब की थी तो आपका जो प्रस्तावना पढ़ी आपने, उसमें आपने आसाम का जिक्र किया, मुख्यमंत्री का, आसाम के वीडियो का जिक्र किया, आपने गौ मांस खाने वालों का जिक्र किया, आपने बहुत से जिक्र किया, आपने हराम खोर का जिक्र किया। ये बैठे हैं अभी हमारे इसके चिराग पासवान की पार्टी के नेता, बहुत तारीफ कर रहे हैं। इनकी तो पूरी पार्टी तोड़ दी थी, फुटपाथ पे खड़ा कर दिया था। चिराग पासवान के हाथ में कुछ बचा ही नहीं था। सर, सबसे नंबर एक एक करके सब जवाब दूंगा, आपने बड़ा टाइम सबको दिया है। सर, जब आप यहाँ गिना रहे थे गौमांस वाली बात, तो मैं आपके गुजारिश करूँगा और आपके दर्शकों से भी कलम उठा के लिखना शुरू करें। लक्षद्वीप, सिक्किम, असम 3 बार नाम ले रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये भारत के इतने राज्यों में गाय का मांस कटता भी है और बिकता भी है। और हमारी कलम में ताकत नहीं है कि हम अपनी कलम से इसको रोक दें। पावर नहीं है सर। और जिनके पास पावर है, मोदी जी, हेमंता विश्व शर्मा जी, इनकी जबान में तो ताकत है, इनके पास कलम ये चलाना नहीं चाहते, ये गौमांस को रोकना नहीं चाहते हैं। मैं तो सैकड़ों बार मांग कर चुका हूं कि जब आप मोर बचा सकते हैं, ऊंट बचा सकते हैं, सांप बचा सकते हैं, बंदर बचा सकते हैं, मधुमक्खी बचा सकते हैं, आप गाय क्यों नहीं बचा सकते? आप राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। किसके मन में खोट है? सवाल मेरा मूल ये था। असम वकार, हेमंत विश्व शर्मा आपने किया सर, भाई मैंने जवाब क्लियर कर दिया। मैंने आसाम के मुख्यमंत्री खाली वो हम करता सा इस तरह बोलते हैं, उनसे कहिए एक बार कलम चला के बंद कर दें असम में। और नहीं हो पा रहा है तो 2 घंटे के लिए आसिम वकार को मुख्यमंत्री पद दें। मैं शपथ लेते ही पहला काम करूंगा गौमांस बंद। कलेजा चाहिए सर, धोखेबाज लोग नहीं कर सकते। दूसरी बात, अभी आपने कहा गिरिराज सिंह की, कि गिरिराज सिंह बता रहे हैं कि सब कुछ मुसलमानों को देते हैं और मुसलमान वोट नहीं देता, हरामखोर है। नमक अपने अब्बा की जमीन बेच के देते हैं आप। हाँ नहीं, अपने अब्बा की जमीन बेच के देते हैं आप तो अभी दूसरी बार बने हैं सांसद और मंत्री। इससे पहले तो आप कभी बने नहीं। और कांग्रेस से सब लेते रहे आप। कांग्रेस के देश में, कांग्रेस के शासन में रहे आप, अनाज खाते रहे, कपड़ा पहनते रहे, खेती किसानी करते रहे, अपने बच्चों को पढ़ाते रहे। तो आपने भी तो नहीं दिया वोट कांग्रेस को। आप भी तो नमक हराम हैं, नमक हराम नहीं है। अगर हुकूमत को वोट ना देने से, हुकूमत से सवाल करने से आदमी नमक हराम होता है, तो सबसे पहले मुसलमान नहीं, गिरिराज सिंह सबसे बड़े नमक हराम हैं। जो करना हो कर ले मेरा। ये 24 घंटे की दुकान हो गई। जाति के आधार आसिम पर वकार, बात करते हैं, धर्म ये के हिंदू आधार पर मुसलमान की दुकान सिर्फ चुनावी मौसम में नहीं खुलती है। मजहब की सियासी दुकानदारी 24 घंटे 365 दिन की दुकान हो गई। आपने एक आंकड़ा नहीं पेश किया संदीप भाई। पूरी दुनिया में बहुत से मुल्कों से बीफ एक्सपोर्ट होता है। जरा एक बार आंकड़ा पेश कीजिए, भारत कितने नंबर पे है? और दूसरे नंबर पर आ चुका है, पहले नंबर पर आने वाला है। वही मैं मुंह से नहीं बोलना चाह रहा था। मैं क्यों नहीं बोलेंगे? जो बात है तो है भाई। किसके दस्तखत से होता है? किसके दस्तखत से होता है? क्या बिना सरकार की रजामंदी से कंटेनर चला जाएगा? क्या पोर्ट पे लोडिंग स्टफिंग बिना सरकार की परमिशन तो मतलब ये दो मुहापन हो रहा है। आप ये कह रहे हैं। एक सेकंड, आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, इस राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप? ये हिंदू मुसलमान जी, ताली 2 हाथ से बज रही है, कैसे बज रही है? बहुत ही घटिया राजनीति है। इससे ज्यादा घटिया राजनीति न इस देश में हो सकती है, न आने वाले समय में होगी। और जो लोग ये राजनीति कर रहे हैं वो भी घटिया लोग हैं।
और सिर्फ वोट बैंक के लिए ये राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इनको ना देश की चिंता है, ना इनको राष्ट्र की चिंता है, ना इनको हिंदुओं की चिंता है, ना इनको मुसलमानों की चिंता है। नहीं, ये असम विशुद्ध तौर पर बीजेपी ने अपनी चिंता जो करते ये हैं और उनको लगता विज्ञापन है या वीडियो ट्वीट किया है, भाई झारखंड में पिछले साल सांप्रदायिक, दुर्भावनापूर्ण और भ्रामक बताया था इसी ने, इसी तरह के एक विज्ञापन को, और आचार संहिता का उल्लंघन भी माना था। अभी तो खैर चुनाव वहां पर घोषणा नहीं हुई है, अगले साल होने वाले हैं, तो इस पर क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी और ऐसा विद्वेष फैलाने वाला विज्ञापन चलता रहेगा वो सोशल मीडिया पर? कौन करेगा कार्रवाई संदीप? राजीव कुमार जी कार्रवाई करेंगे या फिर ज्ञानेश कुमार जी कार्रवाई करेंगे? कौन करेगा कार्रवाई? क्या प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई जब 2024 के लोकसभा के चुनाव में वो घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे? और घुसपैठिए को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार का कमिटमेंट और ईमानदारी क्या है? अगर आप इजाजत दें तो मैं डेटा के साथ प्लीज बताइए ना। 10 साल, मनमोहन सिंह के 10 साल में तकरीबन 10 साल में 2005 से लेकर 2013 के बीच में तकरीबन 10 साल में 90,000 घुसपैठियों की पहचान करके उनको देश से बाहर भेजा गया। 90,000। और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो लगातार घुसपैठियों के नाम पे वोट मांगने की कोशिश करती है, इस देश को डराने की कोशिश करती है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पे सिर्फ 4 से 5,000 लोग वो भेज पाए। बिल्कुल, और उसमें 415 एक पिछले साल 2017 का तो भयानक आंकड़ा है, सिर्फ 51 लोग। हाँ, यही तो मैं बता रहा था महेश वर्मा को। 51 लोग, सिर्फ 51 लोग। हाँ, ये 51 लोग। तो महेश वर्मा जी यहां आपकी डिबेट में ये हिम्मत कैसे करते हैं घुसपैठियों के मसले पर बोलने की? मुझे इसी पर हैरानी होती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से बोलते हैं, मुझे इस पर हैरानी होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पर इस समय घुसपैठियों को मुसलमान से जोड़कर बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, पर घुसपैठियों पर कीजिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कहानी आधी अधूरी रह जाती है क्या आशुतोष? घुसपैठी एक समस्या है, उसका कभी निदान होगा क्या? हम अपने लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे, दूसरे को क्यों दे? अरे मैं कहता हूं कि अगर हिमंत बिस्वा शर्मा में हिम्मत है तो एनआरसी के आधार पर जिन लोगों की पहचान की गई कि ये घुसपैठिए हैं, उनको वापस करें। नहीं, उसमें तो हिंदू थे ना ज्यादा, है बहुमत हिंदुओं का था। हाँ, वो भी आंकड़ा मैंने दिया इसलिए। मैं कहता हूं हिंदू को छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं हिंदुओं को छोड़ दीजिए, जो 4-5 लाख जो मुसलमान उनको तो भेज के दिखाएं कम से कम। हिम्मत नहीं है इस सरकार के अंदर, हिम्मत नहीं है। तो हिम्मत नहीं है, सिर्फ ये डर का फियर फैक्टर प्ले किया जा रहा है क्या? डराओ वोट पाओ। देखिए, अबे दुबे, सारी चर्चा सुनने के बाद में बहुत अच्छी चर्चा करवा रहे हैं आप। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, पहले से मैं सोच रहा हूं इस बारे में कि ये जो SIR है, ये इस सरकार की एक दूरगामी रणनीति है। इससे वो पूरी चुनाव प्रणाली और राजनीतिक प्रणाली के ऊपर एक दीर्घकालीन प्रभाव डालना चाहती है। और इस रणनीति का कीवर्ड जो है वो घुसपैठिया है। घुसपैठिया मिलता है कि नहीं मिलता, इससे इस कीवर्ड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अब 11 साल में 5,000 घुसपैठिए पहचान कर पाए, उनको भेज पाए। बिहार में जो SIR हो रही है उसमें कितने घुसपैठिए मिले? कांग्रेस पर लानत मलानत करते हैं, उन्होंने 90,000 की पहचान की और वापस भेज दिए। आशुतोष जी के आंकड़ों से बिल्कुल सहमत हूं मैं। मैं ही कह रहा हूं कि जो बिहार में SIR हुई उसमें कहां घुसपैठिए मिले? उसमें तो मिले नहीं घुसपैठिए। लेकिन इसके बावजूद बिहार में अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी ने जितने भाषण दिए हैं उसमें उन्होंने घुसपैठिए की लगातार चर्चा की। ऐतराज दर्ज करा रहे थे महेश भाई कि मैं क्यों कह रहा हूं एनआरसी को ही तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं SIR के जरिए चुनाव आयोग, जो काम सरकार नहीं कर पाई। मुझे संदीप भाई उस शब्द पे आपत्ति थी जो आपने चोर बाजारी कही। नहीं, चोर बाजारी, चोर दरवाजा। आज का अरे भाई, चोर दरवाजा शब्द है, हिंदी का बाकायदा शब्द है। कोई बात नहीं, आपने जो कही करेंगे तो अनपार्लियामेंट्री नहीं है। सुनिए, आपने जो बात कही उसको कहीं मैं मानता हूं, लेकिन मुद्दा आज का जो था। चलिए थोड़ा अबे दुबे को थोड़ा टाइम दे दें, नहीं तो कहेंगे कि मैं अर्ज ये कर रहा था कि घुसपैठिया इनकी रणनीति का कीवर्ड है। इसको ये लगातार बोलते रहेंगे, लगातार लिखते रहेंगे और इसके इर्द गिर्द अपना नैरेटिव बुनते रहेंगे। वो मिले या न मिले, आंकड़े में वो साबित हो या ना हो, वो तो डरा रहे हैं, वो हिंदुओं को डरा रहे हैं, पर मुसलमानों को विपक्ष भी डरा रहा है क्या? नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा इत्तेफाक नहीं करता हूं। विपक्ष को अगर सारे मुसलमान वोट मिल जाएं तब भी विपक्ष चुनाव नहीं जीत पाएगा, कोई चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ के। विपक्ष को तो मुसलमान वोट भी चाहिए और हिंदू वोट भी चाहिए। विपक्ष तभी जीतता है। उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष की जीत हुई थी लोकसभा चुनाव में, वो क्या हिंदू वोटों के बिना हो सकती थी?
नहीं हो सकती थी। भाजपा को केवल हिंदू वोट चाहिए, तो भाजपा हिंदुओं को अपना जेबी वोट बैंक शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। भाजपा हिंदुओं को अपना जेबी वोट बनाना चाहती है। मुसलमान विपक्ष के जेबी वोट नहीं है, मुसलमान बट के वोट देते हैं। ये सीएसडीएस के आंकड़े देख लें, उसी से स्पष्ट हो जाएगा। मुसलमान, वो पुराना जमाना चला गया। आजादी के तुरंत बाद कुछ चुनाव में दिए थे कांग्रेस को उन्होंने वोट, उसके बाद से नहीं दिए। उसके बाद तो क्षेत्रीय दल आ गए। आज भी बिहार के अंदर सारा समीकरण बदल दिया था 20 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करके। मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प, रमेश जयराम कांग्रेस के बुद्धिजीवी नेता माने जाते हैं। उनका ये मानना था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस को मुसलमान करीब 50-60% वोट देता होगा, जबकि उन्होंने सीएसडीएस से आंकड़े मांगे तो पता चला, उनको आंकड़े दिए गए कि तो 30-32% वोट जाता है कांग्रेस को मुसलमानों का। हाँ। तो ये कहना कि ये लोग वोट बैंक है, ये भी पूरा झूठ है, पूरा का पूरा। और पर है ये वोट बैंक की राजनीति। अब ये दुकान खुल गई है, ये 24 घंटे खुली रहेगी। देखिए, वो कहते हैं वोट बैंक की राजनीति है, हम उसको क्यों तस्दीक करें? वोट बैंक की राजनीति है, हम क्यों उसकी तस्दीक करें? वोट बैंक की राजनीति है ही नहीं। और खतरनाक पहलू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जुड़ गया है क्या? अब उसका इस्तेमाल, उसको वो तस्वीरें ऐसे दिखा दी जाती हैं, होती हैं वो बनाई हुई पर लगती हैं असली। मुझे लगता है कि जनता बहुत जल्दी ही समझ जाएगी। शुरू में भले इसका दुष्परिणाम ज्यादा हो, जनता जल्दी ही समझ जाएगी कि ये सब फर्जी तस्वीरें हैं, फर्जी वीडियो हैं, और लोग ये नीरशीर विवेक करना सीख जाएंगे कि एआई से बना हुआ कौन सा है और असली कौन सा है। क्योंकि एआई की वजह से सब लोग धीरे धीरे सतर्क होते चले जाएंगे। धीरे धीरे सतर्क होंगे, लेकिन दर्शक और मतदाता कितना सतर्क होगा और नेता कितने बेतहाशा होते रहेंगे, ये हिंदू मुसलमान क्या चलता रहेगा? ये दुकान खुली रहेगी, और दुकान तभी खुली रहती है दर्शकों जब खरीदार होते हैं। आप खरीदना बंद कर देंगे और आप नौकरी, रोजगार, महंगाई, बढ़ती आमदनी, ये चीजें मांगने लगेंगे, दुकान अपने आप भी बंद हो सकती है। सोचिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।